नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इमरान खान के निशाने पर सेना अध्यक्ष बाजवा बर्बादी की तरफ आगे बढ़ रहा है पाकिस्तान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि भरोसे के लायक नहीं है चीन, सेना अध्यक्ष ने बताई LAC पर भारत की क्या है रणनीति। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर टेंशन में चीन, CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर बदल सकता है फैसला और टूट सकते हैं पाकिस्तान में चीन के सपने, रद्द हो सकती है ये बड़ी परियोजना। चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि इमरान खान का दोहरा मापदंड, पाकिस्तान को बताया अमेरिका का गुलाम। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि एक बार फिर इजराइल के PM की कुर्सी पर बैठने को तैयार नेतन्याहू, राष्ट्रपति ने दिया नया सरकार बनाने का न्योता। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी राज में भारत की जो हैसियत है वो पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बढ़ी है और मोदी है तो हर जीत मुमकिन है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। इमरान खान के निशाने पर जनरल बाजवा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, इमरान खान अपने लॉन्ग मार्च को मिल रहे समर्थन से अहंकार में है और मामला इतना बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक ये कह रहे हैं कि इमरान खान देश को बर्बाद कर देंगे। और इमरान पर हमले के हफ्ते भर बाद पाकिस्तान किस तरह से बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है, इमरान खान के निशाने पर पाकिस्तान सेना भी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिस मार्च पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान निकले हैं उनमें उनको जबरदस्त समर्थन मिल रहा है और इसी समर्थन का फायदा उठाकर वो सीधा सरकार और सेना को धमका रहे हैं। और इसीलिए वहां के प्रधानमंत्री ने कहा है कि इमरान खान मुल्क को यानी कि पाकिस्तान को बर्बाद कर देंगे। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भारत चीन टेंशन, भरोसा लायक नहीं है चीन, सेना अध्यक्ष ने बताई LAC पर भारत की रणनीति। जी हां दोस्तों, चीन को लेकर भारत के सेना अध्यक्ष ने दो टूक कहा है कि चीन भरोसे के लायक नहीं है, लेकिन हम उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। सेना अध्यक्ष ने देश को LAC के हालात के बारे में भी बताया। गलवान से लेकर पूरे लद्दाख में मुंह की खाने के बाद चीन चुप बैठा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत सतर्क नहीं है। अपने चप्पे चप्पे पर भारत का सुरक्षा घेरा पहले से ही कई ज्यादा मौजूद है और चीन की हर हरकत पर हर वक्त जवाब देने के लिए भारत तैयार है और सर्दियों की तैयारियों में जुट गया है भारत। जी हां दोस्तों, चीन का कोई भरोसा नहीं, वो सर्द में भी हमला कर सकता है, लेकिन अगर ऊंचाई पर सर्दी में हमला करने की बात हो, युद्ध कौशल की बात हो, तो भारत की सेना का कोई तोड़ नहीं है। चाहे वो सियाचिन जैसी ठंडी हो या फिर कितनी भी ऊंचाई हो, हमारे देश की सेना का कोई मुकाबला उस इलाकों में नहीं कर सकता। और इसीलिए भारत यहाँ पर पहले ही मुस्तैद है, पहले ही तैयार है और पिछली बार की तरह फिर से चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारत की सेना तैयार है। दोस्तों, क्या आपको भी भारत की सेना पर है पूरा गर्व? कमेंट में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर टेंशन में चीन, CPEC को अफगानिस्तान तक बढ़ाने पर बदल सकता है अपना फैसला। जी हां दोस्तों, चीन को अपने आर्थिक गलियारे के विस्तार का सपना पाकिस्तान की वजह से पूरा होता नहीं दिख रहा है। चीन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के संकल्प करने के बावजूद पाकिस्तान CPEC के विस्तार का काम अफगानिस्तान में नहीं कर पा रहा है। पाकिस्तान की सुरक्षा ना दे पाने के कारण इसमें देरी हो रही है, जिससे चीन असंतुष्ट है। जियोपॉलिटिक की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर CPEC का विस्तार अफगानिस्तान तक करना चाहता था, लेकिन उसे डर है कि उसे वहां उसी तरह की आतंकी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जो वो अभी पाकिस्तान में झेल रहा है। अफगानिस्तान में बुनियादी ढांचा कमजोर है और निवेश को अवशोषित करने की कम क्षमता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इमरान खान का दोहरा मापदंड, पाकिस्तान को बताया अमेरिका का गुलाम तो वाशिंगटन से दोस्ती की जताई इच्छा। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका को लेकर दोहरी मानसिकता सामने आई है। एक तरफ इमरान खान ने अमेरिका पर पाकिस्तान के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है और दूसरी तरफ वो अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने की बात कर रहे हैं। अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सत्ता से हटाए गए इमरान खान ने पूरे प्रकरण के पीछे विदेशी साजिश यानी अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन अब वो वाशिंगटन के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और कुछ दिनों पहले जानलेवा हमले में इमरान के पैरों में गोली लग गई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एक बार फिर इजराइल के PM की कुर्सी पर बैठने को तैयार बेंजामिन नेतन्याहू,
राष्ट्रपति ने दिया नई सरकार बनाने का न्योता। जी दोस्तों, इजराइल के राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने रविवार को पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को नई सरकार बनाने के लिए आधिकारिक तौर पर आमंत्रित किया। राष्ट्रपति कार्यालय के एक बयान में कहा गया है कि नेसेट के 64 सदस्यों का समर्थन हासिल करने वाले 73 वर्षीय नेतन्याहू को अगली सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राष्ट्रपति हर्जोग ने शुक्रवार को घोषणा की थी कि वो नेतन्याहू को उन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ परामर्श के बाद एक नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जो 1 नवंबर को हुए चुनावों में 25वीं नेसेट के लिए निर्वाचित हुए थे और पिछले बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति के अध्यक्ष से औपचारिक रूप से चुनाव के परिणाम प्राप्त करने के तुरंत बाद इजराइल के राष्ट्रपति ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ चर्चा शुरू कर दी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया और चीन के खतरे को लेकर एशियाई सहयोगियों संग कर दी गोलाबंदी। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति जो बाइडेन रविवार को जापान और दक्षिण कोरिया के नेताओं से मिले ताकि अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रमों से डरा रहे उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रतिक्रिया व्यक्त करने में समन्वय स्थापित किया जा सके। और इसके अलावा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आमने सामने की बैठक के पहले बाइडेन ने प्रशांत क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख पर काबू पाने के लिहाज से जानकारी मांगी है। बाइडेन जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति यून सुक येओल के साथ अलग अलग बैठक करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुर्जर समाज ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में विरोध करने की दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का राजस्थान में प्रवेश से पहले ही विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ तो कांग्रेस का आंतरिक विवाद बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ गुर्जर समाज के भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करने की चेतावनी की खबर आ रही है। केंद्रीय नेतृत्व की चिंता इस बात को लेकर है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का प्रदेश में तय किए गए मार्गों के अधिकांश हिस्से में गुर्जर बहुल इलाके आते हैं और ऐसे में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का विरोध हो सकता है। गुर्जर समाज पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाने से नाराज है। गुर्जर समाज के नेताओं का कहना है कि साल 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर बहुल इलाकों में कांग्रेस को अधिकांश सीटें मिली थी, जबकि सीएम अशोक गहलोत के गृह क्षेत्र जोधपुर संभाग में पार्टी की हार हुई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पाकिस्तान को 4.1 अरब डॉलर देने वाले थे सऊदी प्रिंस, लेकिन पाकिस्तान का दौरा इमरान खान के कारण उन्होंने कर दिया रद्द। जी हां दोस्तों, कंगाल पाकिस्तान को मुंह चिढ़ाया गया है सऊदी अरब द्वारा। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने 21 नवंबर से शुरू होने वाले अपने पाकिस्तान का दौरा रद्द कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने भी इसकी पुष्टि कर दी है। शहबाज शरीफ सलमान के इस दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि दिवालिया होने की कागार पर खड़े पाकिस्तान को वो करीब 4.1 अरब डॉलर का नया कर्ज देने वाले थे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया पर सीएम योगी का जबरदस्त क्रेज। ट्विटर पर फॉलोअर्स के मामले में राहुल गांधी समेत कई नेताओं को पीछे छोड़ा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिग्गज नेताओं को बछाड़ दिया है और फॉलोअर्स के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज बना हुआ है। ट्विटर पर सीएम योगी के फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 25 लाख हो गई है और सीएम योगी ट्विटर पर राहुल गांधी से ज्यादा लोकप्रिय है। वहीं दोस्तों, उन्होंने फॉलोअर्स के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी नेता अखिलेश यादव, बसपा प्रमुख मायावती को मात दे दी है और प्रियंका गांधी सीएम योगी आदित्यनाथ से ट्विटर पर बहुत पीछे हैं। ट्विटर पर प्रियंका गांधी के सिर्फ 51 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन यहां पर 2 करोड़ से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं योगी आदित्यनाथ के। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर प्रदेश में 15 लाख महिलाओं को 3 साल में लखपति बनाएगी योगी सरकार। बना लिया ये मेगा प्लान। जी दोस्तों, यूपी सरकार अब महिलाओं को आर्थिक रूप से और सक्षम बनाने के लिए लखपति महिला कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए शुरुआती 3 वर्षों में 15 लाख महिलाओं को लखपति बनाया जाएगा और ऐसे प्रयास किए जाएंगे कि उनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से अधिक पहुंच जा सके। और दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है और आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र के सामने इस कार्यक्रम की रूपरेखा के संबंध में प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है और उसको मिशन मोड में लागू कर जल्द ही नतीजे हासिल किए जाने की योजना है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोमवार को देवघर जाएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 45 मिनट तक करेंगी बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना। जी हां दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को देवघर पहुंच रही हैं और वो 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वश्रेष्ठ कामना लिंग बाबा वैद्यनाथ की
पूजा अर्चना करने के लिए देवघर आ रही हैं। अचानक बने राष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर बाबा नगरी में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 14 नवंबर को करीबन 2 बजे बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचकर वहां पर पूजा अर्चना करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब जनरल बाजवा का इस्तीफा, इमरान खान को सत्ता और यहां से बदल सकते हैं पाकिस्तान के हालात। जी दोस्तों, पाकिस्तान में सियासी संकट लगातार बना हुआ है और अनुमान है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के महीने के अंत में इस्तीफे के साथ ये समस्या हल हो सकता है। हालांकि अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, यानी कि बाजवा का उत्तराधिकारी कौन होगा, उसकी नियुक्ति कैसे होगी और उनके व इमरान के बीच रिश्ते कैसे होंगे। इन तमाम बातों पर पाकिस्तानी सियासत का भविष्य निर्भर करेगा। खुद के ऊपर जानलेवा हमले के बाद इमरान खान ने एक बार फिर लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया है, जिसमें वो तुरंत चुनाव की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथ में कुछ अहम कार्ड हैं, लेकिन पाकिस्तान में राजनीतिक शांति के लिए ज़रूरी है बाजवा और इमरान के बीच में सुलह। तो दोस्तों, बाजवा की यहाँ पर इस्तीफे की बात सामने आ रही है और इसी के साथ इमरान खान दोबारा सत्ता में लौट सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन फिर से कर रहा है ताइवान में घुसपैठ, आसमान में दिखे 36 लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, चीन और ताइवान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ चीन ताइवान पर अपना दावा करता है तो दूसरी तरफ ताइवान अपने आप को स्वशासित देश बनाए रखना चाहता है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन के 36 लड़ाकू और बम वर्षक विमानों ने देश के आसपास उड़ान भरी है और चीन ताइवान को अपना क्षेत्र बताता है और समय समय पर उसे धमकाने के इरादे से ऐसी कवायद को अंजाम देता रहता है। मंत्रालय ने कहा कि ताइवान को चीन से अलग करने वाले ताइवान जल डमरू मध्य से मध्य रेखा पर शनिवार को 10 विमानों ने उड़ान भरी और इनमें 6 शेनयांग J-11 और 4 J-16 विमान थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लगातार लॉकडाउन से चीन के लोग हुए आग बबूला, भाषा बदलकर जिनपिंग के खिलाफ निकाल रहे भड़ास। जी हाँ दोस्तों, चीन में बार बार लगाए जा रहे अत्यंत सख्त लॉकडाउन की वजह से अब चीन के लोग चिढ़ गए हैं और चीन के लोगों ने अब अपने राष्ट्रपति को जमकर कोसना शुरू कर दिया है। लेकिन चीन में राष्ट्रपति की निंदा करना संभव नहीं है और चीन में इंटरनेट पर सख्ती है, लिहाजा अगर कोई राष्ट्रपति के खिलाफ अपनी भड़ास निकालेगा तो वो सीधे जेल पहुंच जाएगा। लेकिन भारी सेंसर वाले इंटरनेट को दरकिनार करने के लिए ज्वांगझू के रहने वाले लोगों ने एक नए तरीके का यहाँ पर आविष्कार किया है और लोगों ने भाषा बदलकर शी जिनपिंग को कोसना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, चीन में इस शहर के लोग करीब 1,90,00,000 लोग हैं और ये फिलहाल कोविड केंद्र बना हुआ है, लिहाजा शी जिनपिंग ने इस शहर में सख्त लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन के दौरान लोगों को अपने घर से बाहर निकलने पर सख्त मनाही है और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान हो गए हैं। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर एक निवासी ने लिखा कि हमें अप्रैल में पहली बार और फिर नवंबर में लॉकडाउन का सामना करना पड़ा, जबकि एक अन्य यूज़र ने कहा है कि सरकार ने सब्सिडी प्रदान नहीं की है। क्या आपको लगता है कि किराए के लिए पैसे खर्च नहीं होते हैं? तो दोस्तों, यहाँ पर लोग अपनी सरकार को यहाँ पर कोस रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा करना अलाउड नहीं है अपनी भाषा में, इसलिए वो भाषा बदल के अपने राष्ट्रपति को कोस रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन ने सीमा पर सेना नहीं घटाई, हालात कभी भी बदल सकते हैं, गलवान जैसी घटना पर बोले आर्मी चीफ। जी हाँ दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने भारत चीन सीमा विवाद को लेकर बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति स्थिर बनी हुई है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल बनी हुई है, यानी यहाँ हालात कब बदल जाएं ये कहना मुश्किल है। उनका कहना है कि हमें LAC पर अपनी कार्रवाई का बहुत सावधानी से आकलन करने की ज़रूरत है ताकि हम अपने हितों की सुरक्षा कर पाएं। आर्मी चीफ के मुताबिक चीन ने सीमा पर अपनी सेना का ना तो कम किया है और ना ही बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में कमी की है। उन्होंने ये बातें शनिवार को चाणक्य डायलॉग्स में थिंक टैंक ग्रुप को संबोधित करते हुए कही। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि सीमा विवाद के 7 में से 5 मुद्दों को बातचीत के माध्यम से हल कर लिया गया है। हम भारत चीन के बीच 17वें दौर की कोर कमांडर लेवल की बैठक पर विचार कर रहे हैं और इसमें 2 विशेष बिंदुओं से जुड़े मुद्दों को हल करने पर ध्यान देना होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, ड्रैगन पर कही चुभने वाली बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे का बड़ा बयान सामने आया है। जनरल मनोज पांडे ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में हालात स्थिर है लेकिन
अप्रत्याशित चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। चीन के साथ सैन्य, कूटनीतिक और राजनीतिक वार्ता जारी है। थल सेना प्रमुख ने चीन से लगती सीमा पर 30 महीने से ज़्यादा समय से जारी गतिरोध के बीच कहा कि पूर्वी लद्दाख में स्थिति स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के बीच कोहरे ने दी दस्तक, कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जी दोस्तों, मौसम का मिजाज एक बार फिर तेजी से बदल रहा है। उत्तर भारत में ठंड की आहट हो गई है तो वहीं दक्षिण भारत में कुछ राज्यों में बारिश थमने का नाम नहीं ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 13 नवंबर 2022 को तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और केरल में मूसलाधार बारिश होगी। आईएमडी ने इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश में प्रदूषण के बीच कोहरे ने दस्तक दे दी है। साथ ही तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। 13 नवंबर को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री और अधिकतम तापमान 29 डिग्री दर्ज किया जा सकता है। वहीं सुबह के वक्त हल्का कोहरा देखने को मिलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी बीजेपी, केंद्रीय कार्यालय में बड़ी बैठक, सौंपे जाएंगे रिपोर्ट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में 13 नवंबर को बड़ी बैठक होनी है और इस बैठक में 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है और इस बैठक में सभी मोर्चों के अध्यक्ष शामिल हैं और अपना अब तक का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। साथ ही केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं और गुजरात विधानसभा और दिल्ली में होने वाले एमसीडी चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हो रही है। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी लगातार बैठक कर रही है और पिछले दिनों गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा इलेक्शन को लेकर ताबड़तोड़ बैठक का दौर जारी था। अब दिल्ली में आगामी एमसीडी चुनाव और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बैठकें हो रही हैं। बैठक में शामिल सभी लोग अपने काम का रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी ने कहा कि किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए केंद्र ने 10 लाख करोड़ रुपए कर दिए खर्च। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 8 साल के दौरान 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं ताकि देश के किसानों पर उर्वरकों की ऊंची वैश्विक कीमतों का बोझ न पड़े। मोदी ने रामागुंडम में 9500 करोड़ रुपए से अधिक की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखने और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए इस साल 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक खर्च करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के बैंक खाते में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में वर्षों से बंद पड़े 5 बड़े उर्वरक संयंत्रों को यूरिया के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए फिर से शुरू किया जा रहा है। मोदी ने कहा कि यूरिया भविष्य में एक ही ब्रांड भारत यूरिया के तहत उपलब्ध कराया जाएगा क्योंकि किसानों को पहले कई तरह के उर्वरकों के मौजूद होने के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेरिका में एयर शो के दौरान बड़ा हादसा, आपस में टकराए 2 फाइटर प्लेन, वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास में एक बड़ा हादसा हुआ है और यहाँ एयर शो के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के समय के 2 वार प्लेन हवा में टकरा गए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक प्लेन बीच में से 2 टुकड़ों में बट गया जबकि दूसरा प्लेन चकनाचूर हो गया। बताया जा रहा है कि इस हादसे में करीब 6 लोगों के मारे जाने की आशंका है और इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दोनों विमानों को आपस में टकराते देखा जा सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देश में बना पहला लाइफ साइंस डाटा सेंटर, कोरोना जैसी बीमारियों की पहचान और रिसर्च में मिलेगी मदद। जी हाँ दोस्तों, इस सेंटर से कोरोना जैसी बीमारियों की पहचान और रिसर्च करने में बड़ी मदद मिलेगी। लाइफ साइंस से जुड़ी तमाम डाटा संग्रह करने के लिए दिल्ली से सटे फरीदाबाद में देश में पहले इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर बनाया गया और इससे लाइफ साइंस यानी जीवन विज्ञान के क्षेत्र में कामयाबी की राह खुल गई है। ये सेंटर फरीदाबाद में रीजनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में बनाया गया है और दोस्तों, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को इस सेंटर का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने इसे मेडिकल रिसर्च के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस सेंटर के जरिए आने वाले समय में कोरोना जैसे बीमारियों की पहचान और रिसर्च में मदद मिलेगी और साथ ही इस सेंटर से 1 घंटे में ही किसी भी बीमारी की जीनोम सीक्वेंसिंग की जा सकेगी और ये सेंटर लाइफ साइंस से जुड़े तमाम डाटा का संग्रह कर सकेगा और ये देश का ऐसा पहला सेंटर है जहां लाइफ साइंस का डाटा संग्रह किया जा सकेगा। तो दूसरी तरफ चीन ने 1 नहीं 2 जासूसी जहाजों को हिंद महासागर में भेजा। भारत अटल मिसाइल टेस्ट से दे रहा करारा जवाब। जी हाँ दोस्तों, भारत और चीन के बीच हिंद महासागर तनाव का बड़ा केंद्र बनता जा रहा है। भारत के लंबी दूरी के मिसाइल के परीक्षण के ठीक पहले चीन ने पिछले दिनों अपने जासूसी जहाज युआन वांग 6 को
हिंद महासागर में भेज दिया था और इसके बाद भारत ने अपने मिसाइल परीक्षण को टाल दिया था। वहीं अब ताज़ा खुलासा हुआ है कि चीन का एक और जासूसी जहाज अब हिंद महासागर में पहुंच गया है और इस जहाज का नाम है युआन वांग 5, जो अभी इंडोनेशिया के लोम्बोक स्ट्रेट से हिंद महासागर में दाखिल हुआ है। ये वही जासूसी जहाज है जिसने भारत के विरोध के बाद भी पिछले दिनों श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था और इस बीच भारत ने भी मिसाइल परीक्षण का ताज़ा ऐलान करके अपने सख्त इरादे जाहिर कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जासूसी जहाज भेजा है चीन ने, तो अब भारत करेगा मिसाइल परीक्षण और इसका ऐलान कर दिया है और चीन को फिर से एक बार लाल आंख दिखाई गई है मोदी सरकार के नेतृत्व में भारत द्वारा। अगर आप भी मोदी सरकार के इस फैसले के लिए उनकी सराहना करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भारत के साथ रिश्तों को मजबूत करने का इच्छुक है अमेरिका, वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को आकार देने में जुटा हुआ है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, यूक्रेन जंग और ताइवान को लेकर रूस और चीन के साथ टकराव के बाद अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करना चाहता है। अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट एल येलेन की भारत यात्रा को इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमेरिकी वित्त मंत्री की भारत यात्रा इस लिहाज से काफ़ी उपयोगी है। येलेन ने कहा कि अमेरिका उन देशों को अलग करने के लिए फ्रेंड शोरिंग दृष्टिकोण का पालन कर रहा है और भारत का सहयोग चाहता है अमेरिका। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जोधपुर के आसमान में गरजे भारत और फ्रांस के एयरक्राफ्ट, दोनों वायु सेनाओं ने किया संयुक्त युद्ध अभ्यास। जी दोस्तों, राजस्थान के जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर चल रहे वायुसेना के युद्धाभ्यास गरुड़ के 7वें संस्करण का शनिवार को अंतिम दिन था। 26 अक्टूबर से भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच हुए इस विशेष युद्धाभ्यास में दोनों देशों ने अपनी हवाई शौर्य का प्रदर्शन किया और इसके साथ ही दोनों देशों ने अपनी सहयोग, परस्पर साझेदारी और द्विपक्षीय सैन्य संबंधों को मजबूती देने का काम किया। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार युद्धाभ्यास गरुड़ 7 में भारतीय वायुसेना के बेड़े से सुखोई 30 मार्क 1 और इसी के साथ राफेल, LCA तेजस और जगुआर लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था और इसके साथ ही इसमें हाल ही में वायुसेना में शामिल किए गए लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड और MI-70 हेलीकॉप्टर के साथ साथ वायुसेना के कॉम्बैट एनेबलिंग असिस्टेंट फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट भी शामिल हुए।